परंपरागत ज्योतिष और ट्रेडिशनल वास्तु में ग्रह और दिशाओं के बीच में गहरा संबंध बताया गया है, जहां सूर्य को ईस्ट से, चंद्रमा को नॉर्थ वेस्ट से, मंगल को साउथ से, बुध को नॉर्थ से, शुक्र को नॉर्थ ईस्ट से और शनि को वेस्ट से, और वहीं राहु केतु को डिफरेंट पैरामीटर के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिशाएं और ग्रह का अलाइनमेंट वास्तु में जरूरी है क्या? यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर मैंने एक बात आपसे छुपाई है या फिर मैंने बोली नहीं है जानबूझकर। क्या? कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपके जीवन में ये दिक्कत है तो आप इस दिशा में ये रख दीजिए, वो कर दीजिए, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा है? अगर देखा जाए तो ये बहुत कॉमन मिथ्य है कि वास्तु और ज्योतिष का अलाइनमेंट होना संभव ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें बोलते हैं, अपनी अपनी चर्चाएं करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस चीज को भिन्न बनाती है वो ये है कि दिशाएं और ग्रहों का अलाइनमेंट ही एक ट्रेडिशनल, एक कंप्लीट वास्तु को जन्म देता है, और यही से शुरू होता है ज्योतिष और वास्तु का ट्रेडिशनल रोड मैप। और जो जेनरिक वास्तु है उसके बीच में यही एक मेजर डिफरेंस है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि वास्तु को सिर्फ कंपास से देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि घर आपका फिजिकल स्पेस है, व्यक्ति एनर्जेटिक और साइकोलॉजिकल सिस्टम है, जहां ज्योतिष व्यक्ति के डेली रूटीन या पैटर्न को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन करता है। यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको पूरा करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए दिशाओं की एनर्जी और जो ग्रहों का अलाइनमेंट अगर हमने सुटेबल नहीं किया, अलाइन नहीं किया, तो हमारे जीवन में हार्मनी आनी संभव नहीं है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज आर गुड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति या आप खुद ही हैं और आपको करियर में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको वो आयाम नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं। अब एक जनरल या जेनरिक वास्तु करने वाला आपको क्या बताएगा कि आपके ईस्ट में दिक्कत है। सवाल यह है कि क्या वाकई ईस्ट में दिक्कत है? क्योंकि अगर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ ईस्ट को देख लेना, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य को ईस्ट से देखते हैं, सम्मान को वो रिप्रेजेंट करता है, और ये जो समस्या है वो सम्मान और पहचान से रिलेटेड है, तो ईस्ट को ट्रीट किया जाए, ईस्ट को एक्टिवेट किया जाए। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो क्या आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? जवाब मिलेगा नहीं। और अगर चाहे तो आप ये करके देख लीजिए, क्योंकि हमारी जो ऊर्जाएं हैं, हमारे जो तत्व हैं, वो हमें ये बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके कमिटमेंट में हो, डिसीजन मेकिंग में हो। अब कमिटमेंट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है और आप समस्या ढूंढ रहे हो ईस्ट में, यानी कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आपके ऑफिस में जहां पर आपके काम का रिव्यू होना है और आप उस मीटिंग में लेट पहुंच रहे हैं या पहुंचे ही नहीं, और आप सोच रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, एक मीटिंग में नहीं भी जाएंगे तो काम हो जाएगा। वो मीटिंग आपकी उस परफॉर्मेंस पर भारी पड़ जाती है और आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। इसीलिए ये जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में उस समय कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट है और आप अपने घर की कौन सी दिशा लेवरेज कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने ऑफिस में किस दिशा की ओर फेस कर बैठे हैं, कौन सी डेस्क, कौन सा कलर आप यूज कर रहे हैं। डेस्क और कलर के साथ साथ हमें ये भी जानना होता है कि आप जिस सेक्टर पे काम कर रहे हैं वो सेक्टर कौन सा है। ये सारी जब चीजें मिलाई जाती हैं, अलाइन की जाती हैं, तब निकल के आती है एक वास्तु बेस्ड रेमेडी, जिसे अगर आप करते हैं तब आपके जीवन में
रिकॉग्निशन भी आता है, प्रमोशन भी आता है, धन भी आता है। दूसरे एग्जाम्पल की ओर समझें तो आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनके जीवन में धन नहीं आ रहा है, धन संचय नहीं कर पा रहे हैं। वो 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, जितना धन संचय करते हैं घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, अचानक से कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो संचित धन नष्ट हो जाता है या वो धन संचित ही नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर चैद्रिक वास्तु वाला क्या बोलेगा? बोलेगा अपना नॉर्थ एक्टिवेट करो। क्यों? क्योंकि नॉर्थ एक्सपेंशन की जगह है, वेल्थ की जगह है। अब सवाल ये उठकर आता है कि आपका जो धन है वो खर्च कहाँ पर हो रहा है? फैमिली का खर्च हो रहा है या आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, या आपने कुछ ऐसे खर्चे ऐड कर लिए हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है और वो पैसा वहां जा रहा है, या आपने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जिस डिसीजन की वजह से वो पैसा जानबूझकर कह लो या फिर मजबूरी बस कह लो पैसा खर्च हो रहा है। आप नहीं खर्च करना चाहते हैं लेकिन आप किसी ऐसे जंजाल में फंस गए हैं जहां पर आपको पैसा देना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है। तो ये वजह फाइंड आउट करनी बहुत जरूरी है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। बीमारियों में जा रहा है, फैमिली पर जा रहा है, या फैमिली से बाहर कहीं जा रहा है, या आपके ही अननेसेसरी खर्चे आ गए हैं। मित्रों की संगत ऐसी हो गई है कि आप वहां पर मना नहीं कर पाते हैं, या आप उधार दे देते हैं और उधार के माध्यम से वो पैसा वापस नहीं आता है। अब अगर डिसीजन मेकिंग यानी कि अगर आपकी डिसीजन मेकिंग खराब है, किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा दे दिया है, वो पैसा नहीं दे रहा है, तब आप ये किस हाउस से देखेंगे? 9th हाउस से देखेंगे। अब 9th हाउस का अलाइनमेंट अगर आपके कुंडली या वास्तु से नहीं होगा तो आपको ये दिक्कत आएगी। दूसरा, धन से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो सिर्फ नॉर्थ नहीं देखा जाता है, हम देखते हैं आपका 2nd हाउस, 9th हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस। तो ये सारे हाउस को टैली किया जाता है। आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो किस हाउस से रिलेट कर रही है। जब तक आप प्रॉब्लम पर काम नहीं करेंगे तब तक आप चाहे लिक्विड मनी कितनी ही अर्जित कर ले, आप उसका पूर्णतया भोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले तो ये समझिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। या कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिन्हों हमारी मदद करते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में धन आता है, और हम दुर्भाग्यवश, बेवकूफीवश हम अपने जीवन में उन इंसानों को मिनिमाइज करते जाते हैं, से दूर होते जाते हैं अपनी ही बेवकूफी से, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम का सबब बन जाता है, जिससे हमारे जीवन में आगे चलकर हम सोचते हैं कि क्या हुआ, ये व्यक्ति चला गया दूसरा आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में हार्मनी लेकर आ रहा है या आ सकता है धन के माध्यम से, सोल्यूशन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, ऐसे व्यक्ति क्या आपके लाइफ में परमानेंट आएंगे? नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो आपको ऐसे वैल्यूएबल एसेट्स संभाल के रखने चाहिए। अब जब वैल्यूएबल एसेट्स की बात करिए तो इसको हम देखते हैं 2nd हाउस और 7th हाउस। ये वो वैल्यूएबल एसेट्स हैं जिनको हमें संभाल कर रखना होता है। एक्यूमुलेट एसेट्स को अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे आपके 2nd हाउस से, तो वेल्थ को देखेंगे, पिता के पक्ष के बिजनेस को देखेंगे, आपकी स्पीच को देखेंगे, यानी कि आपकी बोलचाल के माध्यम से आपके रिलेशन खराब हो जा रहे हैं। आप मीटिंग में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपको प्रमोशन मिलते मिलते रह जा रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। तीसरे एग्जाम्पल की ओर समझते हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी आपस में बन नहीं रही है और उनके बीच में पहले बहुत अच्छे संबंध थे, विवाह के बाद पता नहीं क्या हुआ कि उनके संबंध दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। अब लोग आएंगे आपके घर में, वास्तुकार जैसे कोई आया जैविक वास्तु वाला, वो देखेगा, पता चलता है कि आपका जो बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट है। क्या नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होना इतनी बड़ी दिक्कत है? जवाब है नहीं। अगर एक प्रॉपर मैनर में वास्तु करने वाला होगा तो वो ये देखेगा कि नॉर्थ वेस्ट में कहीं क्लटर तो नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होना इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम है क्लटर का होना। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, उनके गुण और उनके जो तत्व हैं। मान लीजिए लड़का अग्नि तत्व से हो और लड़की जल तत्व की हो, उस कंडीशन में तो ये सारे तत्वों का मेजर करना, उनका अलाइन करना, उनका बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सिनेरियो में मैंने ये देखा है और ये पाया है कि उनके जीवन में समस्या क्या है ये उनको पता ही नहीं है। वो अननेसेसरी आपस में लड़ रहे हैं, अननेसेसरी आर्गुमेंट कर रहे हैं,
यानी कि अगर हस्बैंड कुछ कह रहा है तो वाइफ का दिमाग उस समय कहीं और है और वो उसकी बात को समझना ही नहीं चाह रही है, और वाइफ कुछ कह रही है तो हस्बैंड नहीं समझना चाह रहा है। जबकि बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इग्नोर करने से, टॉलरेट करने से, समय ना देने से, अंडरस्टैंड ना करने से समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और एक दिन वो ऐसा विकराल रूप ले लेती हैं कि समस्याएं इस जगह पर टर्न हो जाती हैं कि वो खत्म या खराब हो जाती हैं। अब जब इस तरीके की चीजें होती हैं, तब आपका मेंटल पीस प्रभावित होता है, और आपकी वेल्थ प्रभावित होती है। हम बात करते हैं क्या सोल्यूशन है इसका। जनरल टर्म में अगर हम देखें, आज के समय में अगर किसी को कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? धन चाहिए, पीस चाहिए, और सुख चाहिए। अब पीस, सुख, धन जिसके जीवन में आ रहा है, समझ लीजिए कि उसके जीवन में 80 to 90% प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसकी कुंडली का 4th हाउस। क्यों? क्योंकि 4th हाउस है आपके एसेट्स का, यानी कि प्रॉपर्टी का, माता का, पीस का, सुख का, और घर, मकान, गाड़ी का। आप सोचिए कि अगर 4th हाउस आपको इतना कुछ दे रहा है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके जीवन में हार्मनी कैसे आएगी? दूसरा सवाल ये निकल के आता है कि अगर घर में 3 भाई हैं और तीनों भाई ये चाहते हैं कि उसका अलग अलग घर हो, या अलग अलग उसके कुछ ड्रीम्स हैं, सवाल ये निकल के आता है कि अगर आपका घर वास्तु के हिसाब से बना है और आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है, और उसको बड़े बेटे ने ले लिया, और उसको बड़े बेटे ने लेने के बाद में उसके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। अब चूंकि वास्तु हुआ है तो घर का हर व्यक्ति जान रहा है। फिर एक दिन एक बात खटकती है कि बड़े भाई ने घर का वो कोना यूज कर रहा है या वो रूम ले लिया है जहां से उसके जीवन में तरक्की आ रही है। अब लड़ाइयां इस बात पे शुरू हो गई कि वो रूम हमें भी चाहिए। अब वो रूम तो मिलने से रहा। सवाल यह है कि अगर आपको वो रूम मिल भी जाएगा तो क्या आपके जीवन में तरक्की आएगी? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसके कुंडली में जो ग्रह है वो उस दिशा को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में हो सकता है वो एंटी हो, और आप उस कमरे में जाएं तो आपको हेल्थ इश्यूज आ जाए, आपको लकवा मार जाए, या आपको धन हानि हो, या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गोली मार दे। अचानक से कुछ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगे। समस्या ये नहीं है कि आप करने क्या वाले हैं, समस्या इस बात में देखी जाती है कि आप जो करने जा रहे हैं उसको टैली कितना कर रहे हैं। अगर आप बाजार से एक कार लेने जा रहे हैं या एक शर्ट भी लेने जाते हैं तो उसको 10 बार सोचते हैं, कलर मैच करते हैं, राय लेते हैं। कितने की आती है शर्ट? 1000 रुपए की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, यानी कि मैक्सिमम 10,000 रुपए की अगर आप शर्ट ले रहे हैं तो उसके लिए आप अपने स्पाउस से पूछते हैं, अपने घर के मेंबर से पूछते हैं, 10 बार जाके आप ट्रायल करते हैं कि फिटिंग कैसी है, कलर कैसा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वहीं अगर आप वास्तु या ज्योतिष के पास जाते हैं तब आप क्या देखते हैं? तब आप पैसा देखते हैं। तब आप ये देखते हैं कि जेनरिक वास्तु क्या कह रहा है। धन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, एक्सपेंशन चाहिए, बिजनेस बढ़ाना है, नॉर्थ एक्टिवेट कर दो। अब नॉर्थ एक्टिवेट करने के 10 तरीके हैं। अब आपके लिए कौन सा बेहतर है? आपको बताया गया कि भैया नॉर्थ में आप फाउंटेन रख दो, आपने रख दिया, पता चला पैसा आने के बजाय पैसा जा रहा है, चुल्लू लगाकर पैसा जा रहा है। अब दिमाग खराब हुआ। फिर दूसरी रेमेडी की हाथी रख दो, हाथी लगा दिया तो भैया ब्लॉकेज आ गई, आप समझ में नहीं आ रहा है। अब होगा क्या कि जब 2 बड़े एक्सपीरियंस आ गए और अब आपकी हिम्मत लगभग टूट चुकी है, अब आप दूसरों से क्या कहेंगे कि वास्तु होता ही नहीं है, ज्योतिष होता ही नहीं है। आप अपनी गलती नहीं देंगे कि आपने गलती क्या करी। आप सोचिए कि जो शर्ट लेने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहां पर आप जहां पर मॉल वगैरह में या किसी शोरूम में आप शर्ट खरीद रहे हैं, वहां पर आपकी हिम्मत नहीं है कि आप 10 रुपए की बार्गेनिंग करें। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर, जो वास्तुकार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, जो आपको ये बता सकता है कि आपका भविष्य किस दिशा में है, जो आपको आपके लॉसेस से बचा सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज से बचा सकता है, आपके रिलेशन को बचा सकता है, उसके साथ आप निगोशिएट कर रहे हैं। वहां पर आप ये देख रहे हैं कि सस्ता काम कौन कर रहा है, सस्ता यानी कि जेनरिक वास्तु कौन कर रहा है।
तो जेनेरिक वास्तु और ट्रेडिशनल वास्तु में सबसे ज्यादा फर्क यही है कि जैसे आप अपने एरिया के झोले छाप डॉक्टर को अपना से इलाज कराइए या किसी स्पेशलिस्ट से इलाज कराइए, बस यही फर्क है। झोले छाप डॉक्टर की दवाइयां लग जाती हैं लेकिन लॉन्ग रन के लिए दिक्कत देती हैं। इसी तरीके से जो जेनेरिक वास्तु है वो सबके लिए काम नहीं करता है। जेनेरिक वास्तु के बारे में मैं भी बात करता हूं, लेकिन मैं ये भी बोलता हूं कि आप कम से कम ये देखिए कि आपकी राशि किस तत्व से रूल कर रही है। यानी कि अगर मेष राशि है आपकी तो आप अग्नि तत्व से रूल कर रहे हैं, आपके अंदर एक अथाह एनर्जी का भंडार है। और अगर आप कोई बैठने वाला कार्य कर रहे हैं तो आपके जीवन में तरक्की नहीं आएगी, आप एक समय में बोर हो जाएंगे। आपकी जो क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो 100% आप उसको लेवरेज नहीं कर पाएंगे। और एक समय के बाद में जब आप अपने काम को 100% नहीं देंगे तो आप उसमें तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप उससे लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा सेक्टर कौन सा है, हमारा तत्व कौन सा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपके ऑफिस में आप किस दिशा में, किस तरफ मुंह कर बैठे हैं, किस दिशा पर बैठे हैं, आपकी डेस्क का कलर कौन सा है, आप ऑफिस किस कलर के कपड़े पहनकर जाते हैं। आप देखिए कि जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे कि एग्जांपल लीजिए मार्क जकरबर्ग, क्या करता है, हमेशा आपको ग्रे कलर की टी शर्ट में मिलेगा। क्या उसके पास एक ही टी शर्ट है? नहीं, सैकड़ों टी शर्टें होंगी, लेकिन उसने सिर्फ ग्रे कलर रख रखा है अपने पास में। क्यों? क्योंकि वो उससे रूल हो रहा है, यानी कि राहु है उसकी सक्सेस के पीछे। फेसबुक का कलर कौन सा है? ब्लू। सबसे ज्यादा जो सक्सीड प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम से ज्यादा, और रेवेन्यू जो देता है वो भी फेसबुक ही देता है। कौन है? ब्लू, राहु। तो हमें प्लैनेट को समझना चाहिए। आज के समय में जहां इंडियंस इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, वहीं बाहर के लोग, विदेशी लोग इस साइंस को, इस साइकोलॉजी को समझ रहे हैं। तो अगर आपको भी ये चीज समझ में आ रही है तो आप ब्लेस्ड हैं। आज फिर आप एक टास्क कीजिए। क्या? आपको अगर अपनी राशि पता है तो अपनी राशि के अनुसार अपने घर के उस तत्व को, यानी कि उस कॉर्नर पर जाकर समय बिताइए। देखिए कि आपको क्या वो जगह सुटेबल लग रही है, सपोर्ट कर रही है। नहीं कर रही है तो वहां के ऑब्जेक्ट को बदलिए, उसको साफ रखिए। नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो उस जगह को पूरी तरीके से क्लीन कर दीजिए, हर एक चीज को हटा दीजिए, और फिर कम से कम 3 से 5 दिन उस जगह पर बैठ कर काम कीजिए। फिर मुझे बताइए कि आपका पीस ऑफ माइंड, आपके आइडियाज कैसे आते हैं। यानी कि आपने पार्ट 1 में सीखा कि दिशाएं हमारे जीवन में क्या रोल निभाती हैं और उसको किस तरीके से समझना है, तो उसको किस तरीके से एनालाइज करना है। आज के वीडियो में आपने ये जाना कि हमारी राशि ग्रह जो होते हैं वो दिशाओं के साथ किस तरीके से अलाइनमेंट स्टैब्लिश करते हैं। यानी कि अगर आपके घर के नॉर्थ में दिक्कत है तो वहां पर फाउंटेन लगाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमको ये भी जानना होगा कि हमारी जो राशि है वो किस तत्व से रूल कर रही है, और हमारी जो डिजायर है वो किस हाउस से रूल कर रहा है। धन संचय नहीं हो रहा है या धन आ ही नहीं रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, मार्केट में धन फंसा हुआ है, ठीक, या धन आ रहा है तो वो बीमारियों में जा रहा है, या आपके पास धन आ रहा है और आपका स्पाउस अंधाधुन या आपके बच्चे अंधाधुन उस धन को बर्बाद कर रहे हैं गलत संगति में पड़कर, या आपको कोई मजबूर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, उस माध्यम से पैसा जा रहा है। यहाँ पर एक बात सीधी सी है, और इतनी क्लियरिटी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि धन जाने के जितने भी सोर्स हैं उस सोर्स में आपके ऊपर जो अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ब्लॉकेज उस हाउस से रिलेटेड है। अब अगर बीमारियों से रिलेटेड आपका पैसा खर्च हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि 6th हाउस आपके कुंडली में या तो नेगेटिव है या फिर वो नेगेटिव एक्सपेक्ट के क्राइटेरिया में आ गया है, और वो जो नेगेटिव प्लैनेट है वो एक्टिवेट चल रहा है, या आपने अपने वास्तु, अपने घर के माध्यम से या डिसीजन के माध्यम से उसको एक्टिवेट कर दिया, छेड़ दिया है। तो हमारे डिसीजन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिससे हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लैनेट को बिना जाने बिना चाहे एक्टिवेट कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि अचानक से क्या हो गया। सपोज कीजिए कि आज आप किसी फैमिली इवेंट में गए, वहां पर हंसी और उल्लास का
काम चल रहा है, पर्व चल रहा है, और आपकी वहां पर किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ आर्गुमेंट हो जाती है जो जरूरी नहीं थी, और उसकी वजह से आपके घर का 6 हाउस एक्टिवेट हो गया। अब वहां से आप वापस आएंगे, देखेंगे 2 या 3 दिन बाद आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया। अब जो लोग नैरो माइंडेड हैं वो क्या कहेंगे कि किसी ने कुछ तंत्र कर दिया है, कोई नेगेटिविटी आ गई है, कुछ ये आ गया है, कुछ वो आ गया है। लेकिन जो लोग प्रैक्टिकल हैं वो समझेंगे कि, या जो लोग थोड़ी बहुत समझ रखते हैं एनर्जी की, वास्तु की, ज्योतिष की, वो समझेंगे कि ये एक्शन जो आया है वो किस रिएक्शन की वजह से आया है। यानी कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है, वो एनर्जी आपने इस हद तक छेड़ दी है कि वो एनर्जी आपके पक्ष में नहीं रही, नेगेटिव हो गई। और जब वो एनर्जी नेगेटिव हो गई तो आपके जीवन में उसका इम्पैक्ट दिखाई देने लगा। सीधा और सरल उपाय यही है, जो भी हमारे जीवन में नेगेटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी होती है, वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, और उसको भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक्टिवेट करते हैं। और जब आपके जीवन में, किसी भी जातक के जीवन में, नो मैटर आपकी कुंडली कौन सी है, अगर आपके जीवन में तंत्र से रिलेटेड कोई दिक्कत आई या आएगी तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक प्लैनेट जिम्मेदार होगा, वो है राहु। या तो राहु आपकी कुंडली में मारक या बाधक होकर बैठा होगा और वो एक्टिवेट हो गया होगा, या तो राहु उस समय अति कमजोर होगा और मून भी कमजोर होगा। यानी कि राहु पॉजिटिव है लेकिन अति कमजोर हो गया है और मून भी कमजोर हो गया है। ये वो द्वार होता है जब आपकी कुंडली बहुत ज्यादा वीक होती है, और उस समय अगर आपके ऊपर या आप किसी के ऊपर तंत्र कर दे तो उसे काट नहीं सकता जल्दी कोई, और वो आपके पास में बहुत आसानी से फंस सकता है, या आप उसके पास में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। फिर वही होता है कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है, आपके जीवन में आपके डिसीजन खराब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सराउंडिंग में वो ज्योतिष वाला डॉक्टर तो है ही नहीं जो आपको ये बता सके कि आपने गलती कहाँ करी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी। आप अपने डिसीजन पर ध्यान दीजिए। हर एक चीज का एक समय होता है, और ये यूनिवर्स आपको उसी जगह लाकर खड़ा कर देगा जहां पर आपका अपमान हुआ था, और अब आपकी बारी है उसका हिसाब करने की। या आपने अगर किसी का अपमान किया था तो वो अब आपको भोगने पर मजबूर कर देगा। ये एक फिक्स लॉ है जो होता ही होता है। ज्योतिष आपको ये बता देता है कि ये जो चीज, ये प्रक्रिया एग्जीक्यूट होने वाली है, इसको आप किस तरीके से पश्चाताप करके रोक सकते हैं ताकि डैमेज ज्यादा ना आए। क्योंकि भोग आपको करना ही होगा, और ये भोग अगर आप खुद से इनिशिएट करके, यानी कि पश्चाताप के माध्यम से कर लेते हैं, क्षमा के माध्यम से कर लेते हैं, तो इसका दर्द, इसकी तकलीफ, इसका नुकसान बहुत कम होता है। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने घर में ज्योतिष और वास्तु को अलाइन करके अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। कुछ ऐसा है अगर इस वीडियो में जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वास्तु की इस सीरीज में बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस सीरीज में बने रहते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको वास्तु और ज्योतिष का अलाइनमेंट, यानी कि ऊर्जा के स्तर को बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा, जिससे आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। और आपके जीवन में कोई भी ज्योतिष और वास्तुकार आएगा तो आप उससे सवाल कर पाएंगे, उससे क्यों पूछ पाएंगे। और जो भी ज्योतिषकार, जो भी वास्तुकार आपके क्यों को सेटिस्फाई करने में तत्पर होगा, समझ लीजिए वो एक सही द्वार है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चले चले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।